अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो क्विकली रिवाइज करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो होता क्या है। तो जब भी हमारे पास दो अपोजिट प्रोसेसेस या रिएक्शंस जो है वो सिमल्टेनियसली जो है वो अकर करते हैं विद इक्वल रेट्स, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो सिस्टम जो है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। फिर इसको हम लोग जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम जो है वो दो तरह के होते हैं, कुछ होमोजीनस होते हैं, कुछ हेट्रोजीनस होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने दोनों की एग्जांपल्स जो है वो बुक से देखनी है, इंपॉर्टेंट है, MCQs में आ सकता है, ठीक है। लाइक आपसे पूछ सकता है कि ये जो गिवन रिएक्शंस हैं इसमें से जो है वो कौन सा रिएक्शन जो है वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम जो है वो शो कर रहा है और कौन सा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग एटलीस्ट जो बुक में एग्जांपल्स मेंशन है तो आप लोग वो लाजमी देख लो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ फीचर्स हैं इक्विलिब्रियम के, तो उनको थोड़ा देखते हैं। कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब भी हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम होगी तो उसमें हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है, वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा। इन दोनों के रेट्स की बात हो रही है, ठीक है। कहते हैं कि इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन द रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरिड आउट। अच्छा, हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना, ये हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस पे होता है और ये क्लोज्ड कंटेनर में होता है, ठीक है। लाइक आप लोग इसको जो है वो ओपनली जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकते, मतलब ओपनली हम लोग जो है वो इक्विलिब्रियम को जो है वो अटेन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये प्रोसेस हमारे पास हमेशा जो है वो क्लोज्ड स्पेस में होगा, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल फॉर बोथ द डायरेक्शंस। कहते हैं कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रॉपर्टीज लाइक कलर, डेंसिटी एंड प्रेशर। इट इज़ डायनामिक इन नेचर एंड कहता है कि हमारे पास जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है ना, तो वो क्या करता है कि वो इक्विलिब्रियम को जो है वो बहुत कम टाइम में जो है वो अटेन करवा देता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कुछ फीचर्स थे, करेक्टरिस्टिक फीचर्स थे केमिकल इक्विलिब्रियम के, जो कि आपको जो है वो मस्ट पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिव सब्सटेंसेस। मतलब केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज के, ठीक है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की। तो रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, रिलेशन ये बन जाएगा कि KC इज इक्वल टू KF डिवाइड बाई KR, ठीक है। KF और KR किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्स्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये MCQ पॉइंट है, यहाँ से लाजमी दो तरह के MCQ बन सकते हैं। एक तो ये कि आपसे पूछ सकते हैं कि KC की वैल्यू जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है और किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। तो KC की वैल्यू जो है वो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर, ठीक है। लाइक टेम्परेचर को चेंज करने से हमारे पास KC की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करने से रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की KC की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो है वो कौन कौन से MCQ पॉइंट्स देखे हैं। एक तो मैंने आपसे कहा कि आप लोगों ने होमोजीनस और हेट्रोजीनस जो इक्विलिब्रियम है उनकी एग्जांपल्स देखनी है बुक से। दूसरा ये कुछ फीचर्स हैं इक्विलिब्रियम के, तो ये इसमें से कुछ MCQ आ सकते हैं, ठीक है, ये भी आप लोगों ने देखने हैं। और थर्ड ये वाला पॉइंट, यहाँ से दो तरह के MCQs बन सकते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो है वो लाजमी देखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तीन तरह के रिलेशंस। इन रिलेशंस में से न्यूमेरिकल टाइप MCQs तो नहीं आते, लेकिन इन रिलेशंस को आप लोगों को जो है वो ऑप्शंस में दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि लाइक कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो इनको जो है वो याद करने। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द KP एंड KC। तो KP जो है वो इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा N, ठीक है। एक तो ये आप लोगों के पास MCQ पॉइंट वो आप लोगों से रिलेशन पूछ सकता है। दूसरा MCQ पॉइंट यहाँ से ये बन सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि डेल्टा N किसके इक्वल होता है। तो डेल्टा N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के इक्वल होता है। यहाँ से ये आप लोगों का दूसरा MCQ पॉइंट हो गया। तीसरा वो आप लोगों से पूछ सकता है कि अगर डेल्टा N की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल होगी तो उस वक्त क्या होगा। तो उस वक्त हमारे पास KP की वैल्यू KC के इक्वल होगी। या फिर जो लास्ट टू पॉइंट्स लिखे हुए ये भी MCQ पॉइंट्स है, अगर डेल्टा N की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो हमारे पास KP जो है वो ग्रेटर होगा KC से, और अगर हमारे पास डेल्टा N की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हुई तो KP जो है वो लेस देन होगा KC से, ठीक है। ये भी MCQ पॉइंट्स हैं। और आपको पता होगा कि KP का जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। KP इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स N, ठीक है। ये 4-5 MCQ पॉइंट्स है, तो ये आप लोगों ने लाजमी देखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन है KP और KX के दरमियान और साथ में KP एंड KN के दरमियान। ये भी आप लोगों से जो है वो MCQ में पूछ सकते हैं कि आप लोग करेक्ट रिलेशन बताओ।
तो के पी का के एक्स के साथ रिलेशन देखते हैं। कहते हैं कि के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू आर टी डिवाइडेड बाई वी की पावर डेल्टा एन। और के एन के साथ क्या रिलेशन होगा, के पी इज इक्वल टू के एन इंटू पी डिवाइडेड बाई एन की पावर डेल्टा एन। तो ये आप रिलेशन आप लोगों ने जो है वो एज इट इज़ याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यूनिट ऑफ के पी एंड के सी। तो आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखो कि आप जब भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के इक्वल होंगे तो के पी और के सी का कोई भी यूनिट नहीं होगा। और अगर हमारे पास जो है वो ये इक्वल नहीं होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो उस वक्त हमारे पास जो है वो के पी का जो है वो और के सी का जो है वो यूनिट होगा। और वो कैसे होगा, इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने बुक्स पे देखनी है। आप लोगों को जो है वो अब इस तरह डायरेक्टली वो पूछ भी सकता है, और मोस्टली मैंने आपसे पहले कहा कि केमिस्ट्री में एप्लीकेशन बेस्ड MCQs होते हैं, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब ये डायरेक्टली पूछ भी सकता है कि अगर के पी और के सी की वैल्यू सेम हो तो यूनिट क्या होगा, के उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो तो के पी का क्या यूनिट होगा, के सी का क्या यूनिट होगा। तो वो तो आप लोग सिंपल बता दोगे कि हाँ जी अगर इक्वल है तो फिर कोई यूनिट नहीं होगा। लेकिन इन केस अगर वो आप लोगों को रिएक्शन दे देता है और उससे कहता है कि आप लोग अब इस रिएक्शन में से के पी और के सी की वैल्यूज़ यूनिट निकालो, तो फिर आप लोग उसको कैसे निकालोगे। तो आप लोग उसके लिए जो एग्जांपल्स आप लोगों की बुक में मौजूद है तो वो एग्जांपल की प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है। और अभी ये जब वीडियो एंड हो जाएगी तो आप लोगों ने वो ये काम यहीं पे ख़त्म कर लेना है, ठीक है। उसमें से एक MCQ लाजमी आता होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि लाइक आप लोगों ने जो है वो कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करनी है। तो आप लोगों ने सबसे पहले कंसंट्रेशन के लिए जो आप लोगों को गिवन रिएक्शन होगा तो आप लोगों ने वो देखना होगा, ठीक है। अब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन N2 इज़ A और अगर हम लोग H2 को चाहे B कंसिडर करें, ठीक है, तो फिर आप लोग ये रिएक्शन है तो इसके मुताबिक इसको AB लिख लो और बाकी आप लोग देख सकते हो इस रिलेशन को। या अगर हम लोग इस केमिकल इक्वेशन को जो है वो यूज़ करके रिलेशन बनाएं तो क्या बनेगा 2x² डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स डिवाइड बाई B माइनस 3x का क्यूब। आप लोग देख सकते हो इसने पावर्स और बेसिस को यूज़ करके इन इक्वेशन को जो है वो इस इक्वेशन को बनाया के सी की इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप लोग जो है वो ये अमोनिया की प्रिपरेशन में से जो है वो के सी की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हो। समटाइम्स आता है इसमें से एक न्यूमेरिकल बेस्ड MCQ, तो आप लोग इस पर जो है वो MCQs की प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करना। अब नेक्स्ट है हमारे पास लिशेटलियर प्रिंसिपल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी MCQ जो है वो लाजमी आता है, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग वाले 4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद जो नेक्स्ट 5th और 6th चैप्टर था वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। उसमें से एक आध MCQ आता है और समटाइम्स वो भी नहीं आता कि MU कैट में, और MD कैट में 1-2 MCQ आ जाते हैं उन चैप्टर्स में से भी, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं आते। और ये जो 7 चैप्टर तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा MCQ आते हैं, मतलब 5 to 6 MCQs तो आ ही जाते हैं, ठीक है, या इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर में। तो लिशेटलियर प्रिंसिपल कहता है कि व्हेन अ सिस्टम ऑफ द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय द चेंजिंग द कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, कंसंट्रेशन या फिर कैटलिस्ट, देन द इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश्ड इफ द इफेक्ट ऑफ द चेंज इज न्यूट्रलाइज्ड। तो सिंपल लिशेटलियर प्रिंसिपल को मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी हम लोग एक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे ना तो वो दोबारा से वो सिस्टम या वो रिएक्शन अपने आप को दोबारा से इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग जो है वो लिशेटलियर प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, या इस प्रिंसिपल को हम लोग लिशेटलियर प्रिंसिपल कहते हैं। अब ये जो लिशेटलियर प्रिंसिपल है तो ये केमिकल और फिजिकल इक्विलिब्रियम दोनों पर अप्लाई हो सकता है। समटाइम्स आप लोगों से डेफिनेशन भी पूछ सकता है उसमें MCQ में, लेकिन मोस्टली क्या पूछता है, आप लोगों से क्वेश्चन करता है कि लिशेटलियर प्रिंसिपल को हम लोग जो है वो फिजिकल इक्विलिब्रियम पर अप्लाई करते हैं या केमिकल पर अप्लाई करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखना है कि इसको हम लोग जो है वो दोनों तरह की इक्विलिब्रियम पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या होता है, प्रेशर का क्या होता है किसी भी इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखो कि जब भी हम लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे ना देन द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो रिएक्शन जो है वो हमेशा प्रोडक्ट्स की तरफ जो है वो मूव करेगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना तो रिएक्शन भी जो है वो उस तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के साथ यही सिंपल सा इफेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पर होता है। नेक्स्ट जो समझने की चीज़ें हैं वो प्रेशर और टेम्परेचर का है, ठीक है। तो प्रेशर पर जो है वो किस तरह से ये इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम। कहते हैं कि प्रेशर को जब हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होता है टू द साइड ऑफ रिएक्शन वेयर द फ्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस आर प्रेजेंट। तो देखो, जब भी हम लोग प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे ना तो रिएक्शन किधर प्रोसीड होगा, रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो
कम होंगे, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो आप लोगों को अब ये डायरेक्टली भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्टली जो है वो यहाँ से जो एमसीक्यू बनते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू होते हैं। आप लोगों को फॉर एग्जांपल वो रिएक्शन दे देगा और उसमें से किसी रिएक्टेंट का या किसी चीज़ को बोलेगा कि इसका अगर हम लोग या इस साइड पे हम लोग प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं या किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो आप लोग बताओ कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो किस तरफ प्रोसीड होगी। तो फिर आप लोगों ने वहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स देखने होंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स जो बेसिस पे वैल्यूज़ गिवन होती है ना, जिस तरह आप लोग अमोनिया की प्रिपरेशन में देख सकते हो कि उसमें 2NH3 बनता है, और मतलब अब ये जो 2 है ना, ये नंबर ऑफ़ मोल्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर आप लोगों ने ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। लाइक जिस तरफ नंबर ऑफ़ मोल्स कम होंगे तो रिएक्शन उस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो आप लोग इजीली यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखते हैं। तो इसको मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ। देखो कंसंट्रेशन का कोई इतना लंबा या उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। जब हम लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट्स जिस साइड पे बनेंगे ना, तो उस साइड पे जो है वो रिएक्शन प्रोसीड होगा। दूसरी हम लोगों ने बात की थी प्रेशर की। तो प्रेशर जब इंक्रीज़ करने से जो है वो रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड होगा जिस तरफ नंबर ऑफ़ मोल्स कम होंगे। टेम्परेचर को देखने के लिए आप लोगों ने जो है वो 2 चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि वो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा? जब भी रिएक्शन आप लोगों को गिवन होगा, साइड पे उसकी वैल्यूज़ गिवन होंगी, उसकी एनर्जीज़ की या किसी भी किस्म की। अगर तो उस वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन हो तो मतलब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है। अगर नेगेटिव का हो तो दिस मीन्स दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ चेक करनी है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अगर तो एंडोथर्मिक हुआ ना, तो फिर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड प्रोसीड होगा। और अगर रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक हुआ तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 5-6 पॉइंट्स थे लिशेटरी प्रिंसिपल में से, ये आप लोगों ने लाजमी जहन में रखने हैं, ठीक है। इसमें से MCQs जो है वो आएंगे। अगर अभी तक आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग वीडियो को दोबारा से जो है वो रिवाइंड करो, ठीक है। लिशेटरी प्रिंसिपल को दोबारा शुरू से देखो और इन पॉइंट्स को यहीं पे क्लियर करके जाओ, ठीक है, बात के लिए ना छोड़ो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। तो कैटलिस्ट जो है वो इसका इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है, बाकी ये उसको अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो आप लोगों से ये भी MCQ पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। तो फिर हमारे पास वही होगा, कैटलिस्ट होगा, ठीक है। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब या अफेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो कैटलिस्ट का आप लोगों ने भी जो है वो अफेक्ट देख लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये एप्लीकेशंस हैं लिशेटरी प्रिंसिपल की। तो हमारे पास यहाँ पे उसने एक एप्लीकेशन दी है जी, हाबर प्रोसेस। अब हाबर प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हाबर प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो हाबर प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अब एक्सोथर्मिक मैंने बता दिया, तो आपके जहन में हमेशा आ जाना चाहिए कि अब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे जब भी टेम्परेचर की बात होगी, टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे जाकर हम लोग देखते हैं इसके इफेक्ट। अब अच्छा, रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है और इसको अचीव करने के लिए जो है वो 46 किलो जूल ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ये एनर्जीज बुक में मेंशन है, आप लोगों ने जो है वो ये भी फिर याद करनी है। अच्छा, अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए जो है वो एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, 46 किलो जूल। टेम्परेचर कितना चाहिए, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर कितना चाहिए, 200 to 500 ATM प्रेशर चाहिए। ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि इस रिएक्शन के लिए चाहिए, तो आप लोगों ने इन कंडीशंस को याद रखना है, ठीक है। अब हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH4, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग मुझे अब कमेंट्स में बताओ कि अगर हम लोग ये जो अमोनिया की प्रिपरेशन वाला रिएक्शन है, ठीक है, N2 + 3H गिव्स अस 2NH3। तो अब अगर इस रिएक्शन पे हम लोग जो है वो कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर लेते हैं, किसकी कंसंट्रेशन को, फॉर एग्जांपल N2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं, तो आप लोग बताओ कि इस पर क्या इफेक्ट होगा रिएक्शन पर। और अगर हम लोग प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो फिर क्या इफेक्ट होगा इस रिएक्शन पे। और अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो फिर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में आ सकता है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो बेसिकली इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कैटाइंस और एनाइंस की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है
उसके प्रोडक्ट को हम लोग जो है वो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। द टर्म सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी इज एप्लीकेबल फॉर स्प्रिंगली सोल्यूबल सब्सटेंसेस, ये भी MCQ आ सकता है। अब जब जितना हमारे पास है वो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा ना, तो सोलिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं स्मॉलर द वैल्यू ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट अर्लियर द प्रेसिपिटेशन विल अकर, ठीक है। जितना हमारे पास सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो कम होगा तो प्रेसिपिटेशन जो है वो जल्दी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कहते हैं कि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जितने भी 4 पॉइंट्स से गिने चुने सोलिबिलिटी प्रोडक्ट में से, वो आप लोगों ने लाजमी ये जहन में रख लेने हैं। और एक और चीज़, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट में से समटाइम्स न्यूमेरिकल बेस्ड MCQ भी आता है, तो आप लोगों ने उस पर प्रैक्टिस करनी है MCQs की, दैट्स इट। ये आप लोगों का अपना काम है, करते हो तो करो, नहीं तो एट द एंड कॉन्सिक्वेंसेस आपको खुद ही देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है, MCQs की। अब हम लोग देखते हैं कि लाइक इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं KSP की, और ये तीनों पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने लाजमी देखने, बल्कि इसमें से लास्ट वाला पॉइंट तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि लाइक KSP का जो है वो सोलिबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, अगर KSP वैल्यू जो है वो ज़्यादा है तो मतलब सोलिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, बाकी पॉइंट्स, अगर हमारे पास आयोनिक प्रोडक्ट जो है वो लेस दैन हो KSP से, तो सोल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड होगा। अगर आयोनिक प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन हो KSP से, तो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो सुपर सैचुरेटेड होगा। और अगर आयोनिक प्रोडक्ट जो है वो KSP के इक्वल हो, तो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड होगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने लाजमी देखने हैं। इन तीनों पॉइंट्स में से भी MCQ आ सकता है। और ऊपर एक और पॉइंट था कि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये 4 पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो 3-4 पॉइंट बच गए हैं, तो ये भी आप लोगों ने जो है वो लाजमी जहन में रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट। कहता है कि दिस रेफर्स टू डिक्रीज ऑफ द सोलिबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें ऐसा होता है कि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोलिबिलिटी को फर्दर डिक्रीज करते हैं बाय एडिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसमें ये इंक्रीज डिक्रीज वाला चक्कर MCQ में जो है वो पूछा जाता है, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। अब आगे जो है वो आप लोगों को एक एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। तो इसके बारे में कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ HCl आयोनाइजेशन ऑफ NaCl इज डिक्रीज्ड एंड एज अ रिजल्ट NaCl इज प्रेसिपिटेटेड। और नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, कहता है कि सोलिबिलिटी ऑफ कॉमन साल्ट रिमेन सेम बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। तो मतलब कॉमन साल्ट की जो सोलिबिलिटी है ना, तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। कहता है कि रिमेन सेम बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो सेम रहती है, तो इसका मतलब ये है कि वो उस पर इंडिपेंडेंट है। तो ये टेम्परेचर वाले जो रिलेशन है किस पर डिपेंड करता है किस पर नहीं करता, जो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs लाजमी आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट्स को आप लोग अपने पास नोट कर लिया करो, बस फिंगर टिप्स पे याद कर लिया करो। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ KC, ये पहले मिस हो गया था। तो इस KC के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक तो रिएक्शन की डायरेक्शन को देख सकते हैं, एक्सटेंट को देख सकते हैं किसी भी रिएक्शन के, और हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस को। अब इसमें से जो लास्ट वाला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ हम लोगों ने कहाँ पे डिस्कस किया था। ये है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम या फार्मूला फॉर कंसंट्रेशन, तो ये यही है। नेक्स्ट हम लोग दो जो चीज़ें रहती हैं तो उनको देख लेते हैं। नंबर 1 कि हम लोग जो है वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को देख सकते हैं। देखो, जब भी हमारे पास QC की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी ना KC से, देन द रिएक्शन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। और अगर हमारे पास जब भी QC की वैल्यू जो है वो लेस देन होगी KC से, तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, या उसका जो डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड होगी। और जब अगर हमारे पास QC जो है वो KC की इक्वल हो गया, तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। और इससे हम लोग जो है वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी देख सकते हैं, लाइक रिएक्शन की एक्सटेंट कितनी है, या वो मतलब किधर प्रोसीड कर रहा है। अगर KC की वैल्यू जो है वो ज़्यादा लार्ज हुई, तो रिएक्शन जो है वो मतलब कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। अगर KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल हुई, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है और बहुत जो है वो लिटरली जो है वो फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है। और अगर हमारे पास KC की वैल्यू ना ही बहुत ज़्यादा स्मॉल हुई और ना ही बहुत ज़्यादा लार्ज हुई, तो हम लोग बोलेंगे कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ये 6 पॉइंट्स हैं आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने इनको भी ध्यान में रखने हैं। यहाँ से भी MCQs आते हैं, ठीक है, स्पेशली ये जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के 3 पॉइंट्स हैं। बाकी दूसरे एक्सटेंट वाले भी देखते हैं, लेकिन डायरेक्शन वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये था आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू।